हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारी जो है मेडिकैम चल रही थी, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, और इसमें हमारी जो है यूनिट थर्ड चल रही थी। और आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करने वाले अपने कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, और हम इसका जो है सार भी देखने वाले हैं। अब इससे पहले हमने जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स कवर किए थे उसका सार देखा था, बाकी हमने ये सारे एजेंट्स देखे थे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यही एक यूनिट थर्ड है जिसमें हमारा जो मेन एक्चुअल ड्रग है उससे ज़्यादा जो हमारा इसका ब्लॉकर है, यानी कि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, इसके बारे में आता है एग्जाम में। और क्यों आता है, ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको आगे वीडियो चलते जाएगी, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। बाकी बात करें तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है और यहाँ से यहाँ तक हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं, और सारी हो जाता है लगभग 10 मिनट का, तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। बाकी इससे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो जाके आप सारा कुछ देख सकते हैं। आपको चैनल के लिंक जो होगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वहाँ आपको सारा कुछ मिलेगा। आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कीजिए www.carewellpharma.in। बाकी चैनल के अंदर जाएंगे, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। बाकी बात करें तो इसके जो यानी कि जो हमारी यूनिट थर्ड है, इसके जो नोट्स होंगे, आप कमेंट्स करके मांगते हैं तो इसके जो नोट्स होंगे कल मॉर्निंग में कंप्लीट यूनिट आपको अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे। आप वहाँ से जाकर फिर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हमको याद हो हमारा नॉर्मल सिस्टम क्या था, हमारा जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम था, इसमें एक्चुअल में क्या चल रहा था कि जैसे मानो ये हमारे रिसेप्टर हैं, आराम से समझना, आप सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। ये हमारे रिसेप्टर हैं और इन रिसेप्टर पे हमारा यहाँ से ये हमारे एक था हमारा निकोटिनिक, एक हमारा था मस्कुलिनिक। तो यहाँ से हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था और वो यहाँ पर बाइंड हो रहा था और तब इसको एक्टिवेट करके हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर रहा था। ये चीज़ हमको सारा पता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कई बार, या कोई भी वजह आप समझो जिस वजह से हमारा जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा था अपने नर्व टर्मिनल से, ये अगर ज़्यादा हो जाए, यानी कि इसकी जो रिलीज है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए किसी वजह से, तब क्या होगा, तब ये ज़्यादा आएगा और ज़्यादा इन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और हमारी बॉडी में ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। अब ज़्यादा देगा तब क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चाहे वो कोई दवा हो या कुछ भी हो, वो चीज़ हमेशा लिमिट में होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्रिएट कॉज करेगी, तो ये हमारी बॉडी में फिर हार्मफुल होगी। इसलिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर कुछ ऐसी दवाई या कुछ ऐसे एजेंट्स देते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन की रिलीज बढ़ गई है, जो हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन की वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को वो क्या करेंगे, रोकेंगे। अब कैसे रोक सकते हैं, अब मान लो जैसे एसिटाइल कोलिन हमारा रिलीज होता है तो वो जाता कहाँ है, अगर हमको याद है तो वो हमारे रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा। तो अगर हम एक और दूसरा कंपाउंड लेकर आए सब्सटेंस, वो क्या करेगा, अगर वो उन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दे तो क्या एसिटाइल कोलिन यहाँ रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और जब ये एसिटाइल कोलिन जब तक इन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड नहीं होगा, हमारी बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो ये इसका सिंपली मैकेनिज्म होता है कि क्या करते हैं कि ये वाले एजेंट्स हमारे जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देंगे और इस वजह से क्या होगा, हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ आके बाइंड नहीं हो पाएगा और हमारे बॉडी में फिर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा एसिटाइल कोलिन का। तो इस तरह ये हमारे सिंपल कम करते हैं। अब देखोगे इनको और क्या क्या नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाली चीज़ हो जाती है कि अगर और किसी नाम से आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पर और नाम देखें तो जो हमारे आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ये तो यहाँ लिखा है, ये तो जानते ही हैं। उसके बाद कोलिनोलाइटिक एजेंट्स के नाम से जानते हैं। कोलिनो वर्जन जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम है वो वाला, और लाइटिक मतलब होता है जैसे माइमेटिक होता है कॉपी करना, और इसका आप समझ लो अपोज करना एक तरह से। तो ये हमारा हो गया कोलिनोलाइटिक एजेंट। और सबसे ज़्यादा जो ये वाले जो हमारे एजेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो हमारा इसके लिए होता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, या फिर बोल सकते हैं हम ड्रग्स। यानी कि ये क्या करेंगे, एंटी वर्ड हमारा किसी को अपोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उसको ये अपोज कर रहे हैं, यानी कि उसके असर को काट रहे हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स या एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। और साथ में इसको हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो वो वाले जो हमारा एसिटाइल वाले ड्रग था वो हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट था, तो ये हमारा हो जाता है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। और साथ में जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक था, तो यहाँ हो जाएगा पैरासिम्पैथोलाइटिक हो जाएगा। और एक नाम से और जानते हैं इसको, वो हमारा होता है एंटी मस्कैरेनिक एजेंट। अब ऐसा क्यों जानते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे दो रिसेप्टर हैं, एक हमारा निकोटिनिक है, एक हमारा मस्कैरेनिक है, लेकिन जो मोस्टली हमारे ड्रग थे, हमने पहले स्टडी किया था जो पिछली वीडियोस में, उसमें देखा था कि मोस्टली जो हमारा ड्रग था वो हमारा मस्कैरेनिक पे आके बाइंड हो रहा था और वहीं से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स दे रहा था। तो इसलिए जो भी ये हमारा जो वाले ये एंटी कोलिनर्जिक होते हैं, ये हमारे मस्कैरेनिक को आगे ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में रिसेप्टर कम होते हैं, मतलब असर कम दिखेगा। तो इसलिए ये हमारे एंटी मस्कैरेनिक एजेंट्स भी कहलाते हैं। तो
ये इसके कुछ ऐसे नाम थे जो इस नाम से नजर आते हैं। बाकी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे हो जाते हैं कि दीज आर दोज एजेंट्स और ड्रग विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो वही सिंपल सा फंडा है कि ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे जो एसिटाइलकोलिन है इसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देंगे, या इनहिबिट मतलब होता है रोक देंगे, और किससे, बाय ब्लॉकिंग द, ये दोनों हमारे रिसेप्टर निकोटिनिक एंड मस्करेनिक, इन दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारे ये एसिटाइलकोलिन को असर को रोक देते हैं। तो इनका सिंपल था ये फंडा होता है। जैसे आप यहाँ समझो, यही मैंने बताया, ये हमारे जो रिसेप्टर हैं, ये हमारा निकोटिनिक है, ये हमारा मस्करेनिक है। अब यहाँ पर सारा का सारा खेल अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन किसी वजह से हमारा जो एसिटाइलकोलिन है जो जहाँ जाके बाइंड होता था ये ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में हम बाहर से कोई दवा दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। ये क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ जाके क्या करेंगे, इस जगह को कवर कर देंगे और खुद जाके बाइंड हो जाएंगे। अब क्या होगी, अब ये जगह ब्लॉक हो गई। अब जब ये जगह ब्लॉक हो गई तो ये वाले इस पे आके बाइंड तो हो नहीं पाएंगे, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या करते हैं, इसके असर को खत्म कर देते हैं। अब वाई, ये मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ये चीज़ बढ़ जाती है नेचुरली या किसी भी और रीज़न से, तब हमारे एक्सेस से रिलीज हो जाएगी हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की। और ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे, हमको ये पता है कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। जैसे मान लो हाथ है, ये हमारा ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये इसी की वजह से करता है। सलाइवा आपने देखा होगा रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं। अब मान लो किसी बॉडी में मतलब मूवमेंट के लिए एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, अब किसी के में ज़्यादा रिलीज होने लगा, तो ज़्यादा होगा तब क्या हो जाएगा, आपने कभी कभी देखा होगा किसी किसी का हाथ अपने आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट से करते रहते हैं, जिसको हम पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, वो सबसे ज़्यादा इसी वजह से होती है जब किसी की बॉडी में एसिटाइलकोलिन की रिलीज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी कंडीशन में ये वाली जो हमारी पार्किंसन रिलीज होती है ना, ये वाली, ये हमारी उसी डिसीज इसी कंडीशन में होती है। और इसका इलाज करने के लिए जो हमारे एजेंट्स यूज होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, या हम बोल सकते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि जो हमारे एसिटाइलकोलिन को रोक देते हैं। तो एक नई बात आज आपको पता लगी पार्किंसन डिसीज वाली, जिसको हम वैसे तो पैथो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कोई एग्जांपल देखें तो एट्रोपिन हो गया, डाइक्लोफिन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इम्प्राट्रोपिन हो गया। तो इन सब जो जितने ये सारे हमारे ड्रग्स हैं, इनके बारे में हम आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा ड्रग्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सार। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है और एग्जाम में कई बार ये वाला क्वेश्चन आया है, सार ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स या फिर कोलिनर्जिक एजेंट, यानी कि कुछ भी नाम से आ सकता है। ये वाला मोस्टली यूज किया जाता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, अब इसके सार की बात करें तो पहले है कि हम जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि कैसे कैसे हमारे एजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स हैं, हम सबका तो पढ़ेंगे नहीं एक एक करके पर्टिकुलर, तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं और मोस्टली जो हमारे ड्रग होंगे वो हमारे इसी शेप के होंगे। यानी कि क्या क्या होगा, हम एक नज़र देखें तो यहाँ हमारा होगा एक अमीन ग्रुप, और अमीन ग्रुप में हमारा क्या जुड़ा होगा, एक यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि 4 बॉन्ड वाला होगा, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। अब ऐसा नहीं है कि हर एक कंपाउंड हमारा ये क्वार्टनरी होगा, ऐसा नहीं है, कोई हमारा टर्सरी होगा, कोई हमारा सेकेंडरी होगा, कोई हमारा प्राइमरी होगा, किसी किसी में शायद ना हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मोस्टली हमारे केसेस में देखा जाएगा उसमें क्या होगा, ये हमारा क्वार्टनरी वाला होगा। फिर हमारी एक यहाँ पर चेन प्रेजेंट होगी। अब चेन में हमारा क्या होगा, या तो CH2 होगा या CH2 होगा, यानी कि या तो मिथाइल ग्रुप होगा या हमारा इथाइल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर ये हमारा कार्बन है। अब कार्बन के साथ हमारे 3 ग्रुप अटैच होते हैं, A, B, C। ये हमारा C है, ये हमारा कार्बन नहीं है। अब A, B, C 3 हमारे ग्रुप अटैच हैं। अब इन ये तीनों पे हमारा अलग अलग ग्रुप अटैच होते हैं, और उसी के बेस पे हम बताते हैं कि जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है ये हमारा कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा इनएक्टिव है। तो A और B पर हमारे क्या होते हैं, साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि यहाँ पर हमारी रिंग अटैच होती है। अब A पर B पर दोनों पर ही हमारी रिंग अटैच हो सकती है। और जो हमारा C वाला है, यहाँ पर हमारा या तो H अटैच होगा या हमारा OH अटैच होगा। तो इस तरह हमारे ये सारे के सारे 4 जगह मतलब हम यहाँ पर कर सकते हैं मॉडिफिकेशन। और सार का हमारा एक्चुअल में मतलब क्या था, सार का मतलब ये होता है कि जो कोई भी हमारा ड्रग कंपाउंड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसकी एक्टिविटी है, उसकी पोटेंसी है, उसकी ताकत है, उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही काम तो हम यहाँ पर सारे कर रहे हैं। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन, पहला हमारा होता है अमीन ग्रुप ये वाला, जिसको कई जगह कैटायनिक हेड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर N और प्लस लिखा हुआ है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है 4 की वजह से। दूसरी हमारी कंडीशन होगी यहाँ पर चेन, यानी कि इस चेन में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कम ज़्यादा करके, या कहीं पर C के ऊपर डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, ईथर बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पर हम A और B, यहाँ पर हम साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ पर चौथी जगह हमारी यहाँ क्या होगी, यहाँ पर हम या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ेंगे या सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ेंगे। तो ये 4 चीज़ें हमारे यहाँ पर, अब एक एक करके हम देखते हैं कहाँ पर क्या करेंगे, तो क्या हमारे स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। पहले हम कंडीशन पकड़ते हैं यही वाली जो हमारा क्वार्टनरी अमोनिया है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जैसे जो अमोनिया है इसके पास 4 यहाँ पर हमारे जुड़े हैं अभी ग्रुप। तो जब ये हमारा क्वार्टनरी होगा, यानी कि जब इस नाइट्रोजन के पास हमारी 4 चीज़ें होंगी,
तब ये हमारा मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा। यानी कि ये हमारा जो कंपाउंड है इसमें अगर यहाँ पर 4 ये अटैच होंगे तो ये हमारा मैक्सिमम इफेक्ट अपना शो करेगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर ये हमारे 3 हो जाएंगे तो 4 से थोड़ा सा कम पोटेंस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा कम ताकतवर हो जाएगा। केवल 2 रह जाएंगे यहाँ पर तो और ज़्यादा कम ताकतवर हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा तो बिल्कुल ही कम ताकतवर रह जाएगा। तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पहचाना कि जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होंगे वो हमारे क्या होंगे, मोस्ट पोटेंट होंगे। मोस्ट पोटेंट मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे किस चीज़ में, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी में, क्योंकि ये हमारे है तो एक्चुअल में एंटीकोलिनर्जिक ना, यानी कि ये हमारा क्या है, जो हमारा एसिटाइल कोलिन को रोकेगा, वही तो चीज़ है ना। तो ये हमारा कब सबसे ज़्यादा काम कब करेगा, जब हमारे ये अमोनिया के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 4 ग्रुप अटैच होंगे, क्योंकि हमारा जो एसिटाइल कोलिन है उस पर भी हमारे 4 अटैच होते हैं, तो ये हमारा उसको तगड़ी टक्कर देगा फिर जाके। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, यानी कि मान लो यहाँ 4 है, हमने यहाँ पर कोई 3 वाला कर दिया या 2 वाला कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो एक्टिविटी है वो हमारी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर यही मैंने बताया कि जो 4 है उसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, 3 की उससे थोड़ी कम, 2 की उससे कम और 1 की सबसे कम। तो इस तरह हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पर होगी। दूसरा हम यहाँ ग्रुप देखते हैं, बस आपको क्या करना है, 1-1, 2-2 आप बनाते जाएंगे, वही आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम यहाँ पर ग्रुप देखते हैं, हमारी क्या है, चेन है। तो अगर चेन में देखें तो चेन में क्या हो सकते हैं, हम 3 चीज़ों को जोड़ सकते हैं। पहली हमारी है ईस्टर, दूसरी हमारी है ईथर, तीसरी हमारी एल्कोहल, चौथी हमारी अमीन। अब ईस्टर क्या होता है, जब कार्बन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड होता है और इधर भी एक O जुड़ा हो और तब हमारे ये R ग्रुप जुड़े होते हैं, ये हमारा क्या है, ईस्टर है। ईथर की बात करें तो हमारा ईथर डायरेक्टली ये हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड R, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डायरेक्ट ईथर हो गया। एल्कोहल सिर्फ हमारा OH ग्रुप कहीं पर अटैच हो कार्बन के ऊपर तो ये ईथर हो जाएगा, और अमीन ग्रुप आपको बताइए कार्बन के ऊपर हमारा NH2 ग्रुप अटैच हो, तो ये हमारे 4 ग्रुप हैं। अब इसमें ये देखने को मिला कि जिस केस में हमको ये ईस्टर लगा हुआ देखने को मिलता है, वो केस में हमारी जो इसकी पावर होगी, जो पोटेंसी होगी, वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसकी जो ट्रिक सिंपली ये है कि जैसे हमारा जो एसिटाइल कोलिन है उसको अगर हमको रोकना है तो कम से कम उतना कंपाउंड तो हमको चाहिए ही चाहिए, और जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है उसमें हमारा ये भी क्वाटरनरी होता है, तो जब हमारा ये क्वाटरनरी होगा तो मैक्सिमम पोटेंसी दिखाएगा, यानी कि मैक्सिमम उस एसिटाइल कोलिन से लड़ पाएगा। और चेन में भी हमारे वहाँ पर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो अगर यहाँ पर भी हमारा ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा एंटीकोलिनर्जिक में, तो ये हमारा क्या होगा, उसको बराबर टक्कर देगा और बराबर हमारे एसिटाइल कोलिन को रोक पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ हमारी यहाँ पर है कि ईस्टर अगर जुड़ा होगा तो ये हमारा मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होगा, और अगर ईथर होगा या एल्कोहल या अमीन होंगे तो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारा एट्रोपिन होता है, तो एट्रोपिन में हमारा क्या जुड़ा होगा, ईस्टर जुड़ा होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है ये हमारा होता ही नहीं है एब्सेंट, यानी कि डायरेक्ट हमारे इस कार्बन के साथ हमारा ये वाला N वाला ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा मतलब एंटीकोलिनर्जिक नहीं रहेगा, अगर इसमें से ये हट जाएगा ये हट जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये चीज़ हमारी इसलिए है कि अगर इसमें ये 4 है तो ये ज़्यादा ताकतवर है, कम है तो थोड़ा कम ताकतवर है। और ये चीज़ अगर हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा जो तीसरी चीज़ है वो हम क्या कर सकते हैं, इस A और B इन दोनों में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम A में पकड़ें तो A B में क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या पहले हम ये देखें क्या क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइक्लो एल्काइल जोड़ सकते हैं। अब साइक्लो एल्काइल हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। जैसे मान लो जो साइक्लो एल्केन आपने पढ़े होंगे जिसमें हमारा डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ये वाले। अब एरोमेटिक रिंग हमारी वही आती है जो एरोमेटिक कंपाउंड हो, जिसमें हमारा सिग्मा पाई सिग्मा और ये वाला सिस्टम है, यानी कि जो हकल रूल को फॉलो करें। और हेट्रोसाइक्लिक में सिंपल होता है कि कोई भी हमारा जो एक कार्बन रिप्लेस करके कोई हमारा अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कहीं नाइट्रोजन लग गया या कार्बन लग गया, एक या एक से ज़्यादा, तो ये हमारे हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो ये 3 तरह की हमारी रिंग है जो हमारी A और B दोनों पोजीशन पे लग सकती हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर तो कौन सी रिंग हम लगाएं कि हमारा जो ये ड्रग होगा वो हमारा मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करेगा। तो उसके लिए हमारी कार्बोसिल, कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ये 2 हमारी रिंग होंगी, ये हमारी सबसे ज़्यादा पोटेंसी दिखाती हैं अगर ये हमारी क्या होंगी, इस जगह पे अटैच होंगी। और इन दोनों में भी जो सबसे ज़्यादा हमारी होती है वो हमारी हेट्रोसाइक्लिक वाली रिंग होती है, पावरफुल। ठीक है, तीसरी बात हम यहाँ पर अगर इसी में देखें तो क्या होता है कि अगर हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग को एरोमेटिक रिंग के साथ रिप्लेस कर दें, मान लो यहाँ हमारा कोई कंपाउंड बना हुआ है एकदम फर्स्ट क्लास, यहाँ पर उसकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई है, हमने क्या किया उसको हटा के वहाँ पर हमने एक एरोमेटिक रिंग जोड़ दी, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा ड्रग होगा उसकी जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे लिए थोड़ी लॉस की बात हो जाएगी, ऐसा देखने को मिलता है। बाकी बात करें तो जो हमारा A और B है इन दोनों पे हमारा रिंग अटैच हो सकती है। तो अगर वो रिंग दोनों की दोनों सेम होगी यानी कि आइडेंटिकल होगी, मान लो दोनों ही जगह हमारी कोई बेंजीन या बेंजीन रिंग दोनों जगह जुड़ गई, या कोई हमारा साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन दोनों जगह जुड़ गई, तो इस केस में ये देखने को मिला है पावरफुल तो रहता है, लेकिन जब ये अगर सेम होंगे तो ये थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। और यहीं पर अगर डिफरेंट हो, जैसे मान लो यहाँ बेंजीन जुड़ा है, यहाँ साइक्लोप्रोपेन जुड़ा है, तो उस कंडीशन में ये हमारे अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या बता रही हैं कि अगर A और B यहाँ पर जो हमारा साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है अगर ये डिफरेंट होगा तो हमारी इसकी जो पोटेंसी होगी वो हमारी क्या होगी, हाई होगी। अगर सेम होगा तो उसके मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी। द रिंग कुड बी आइडेंटिकल बट द मोर पोटेंट कंपाउंड
कंपाउंड आर फाउंड टू बी हैव डिफरेंट रिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर डिफरेंट रिंग होगी तो हमारा ये कंपाउंड क्या होगा, हाईएस्ट देगा। इसका एग्जांपल हमारा क्या है, डाइसाइक्लोअमीन। तो डाइसाइक्लोअमीन हमारे आगे कंपाउंड आने वाला है जिसमें हम और कुछ इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमारी लास्ट यहाँ पर कंडीशन क्या बचती है, ये सी वाली। तो अगर यहाँ पर हम H लगाएं कि OH लगाएं, ये वाला कंफ्यूजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये है कि सब्स्टिट्यूट क्या क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है OH ग्रुप, और एक हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, यानी कि OHCH3 हो सकता है। यहाँ पर 3 चीज़ें हमारी यहाँ पर जुड़ सकती हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया कि जब हाइड्रोजन और OH ये यहाँ पर जुड़ेंगे तो हमारी इसकी एक्टिविटी ज़्यादा देखने को हमें मिलती है, यानी कि यहाँ पर अगर O या OH ये दोनों में से कोई चीज़ लगी होगी तो इसकी एक्टिविटी, जो पूरा कंपाउंड होगा इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इसमें भी 2 केस आते हैं अलग अलग। जैसे मान लो कहीं पर OH लगा है तो इस केस में क्या होगा, उसकी एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर उसके OH की जगह अगर H लगा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी लेकिन जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा यहाँ उल्टा हो गया, इसमें क्या होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सिंपल है, OH लगा है तो हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि कितनी देर तक वो हमारी बॉडी में असर करेगा वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन लगा है तो हमारी एक्टिविटी तो कम रहेगी लेकिन मतलब इसके मुकाबले कम रहेगी, ऐसा नहीं है कम रहेगी, इसके मुकाबले यानी कि OH के मुकाबले कम रहेगी लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ, आगे वाले ड्रग हम पढ़ने वाले हैं उसी में से एक दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक हमारा ये है ट्रोपिकामाइड, तो इसमें देखो यहाँ पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर हमारे क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी थोड़ी कम लेकिन ये ज़्यादा देर तक असर दिखाता है। लेकिन जो हमारा ये वाला है, देखो यहाँ पर है क्लिनिडियम ब्रोमाइड, यहाँ पर हमारा क्या लगा है, OH लगा हुआ है, तो ये वाले क्या होगी, इसकी एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा लेकिन आपकी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। तो बस इतने हम मॉडिफिकेशन यहाँ पर अपने सार के अंदर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग ये सार वाला सिस्टम पूरा समझ गए होंगे। बाकी एग्जाम्पल के रूप में जितने भी हमारे आगे ड्रग आने वाले हैं ना, इसके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, उन सभी का आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी का भी दो, सारे के सारे इसमें वैलिड होंगे। और अगर किसी का पर्टिकुलर आ जाता है तब भी आप उसका ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगर उसमें 4 लगे होंगे तो मैक्सिमम होगी, 3 कर देंगे थोड़ी सा कम हो जाएगी। चेन में ईस्टर ग्रुप अगर लगा होगा तो ईस्टर ग्रुप मैंने बता दिया कौन सा होता है ये, तो आप कहेंगे कि उसकी जो एनर्जी, जो हमारी उसकी एक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ईथर होगा तो थोड़ी सी कम होगी। और मान लो कहीं पर अगर ईथर लगा है तो आप उसमें बोल दो कि अगर हम ईथर को ईस्टर से रिप्लेस कर दें तो इसकी जो हमारा ड्रग हो होल्ड ड्रग की क्या होगी, एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप अपने आप भी जो है सार बना के लिख सकते हैं। ऐसे आप बस क्या करना है, एक शॉर्ट का सिंपल समझो, पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है क्योंकि नाम ही होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कहाँ कर सकते हैं। तो आप यहाँ ग्रुप ऐसे बना लो, या आपको अगर और सिंपल चाहिए तो नंबर डालो कि ये 1 2 3 4, तो आप डालोगे हम 4 नंबर पर यहाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आप बोल दो पहले नंबर पे अगर हमारा क्वार्टनरी है तो ज़्यादा एक्टिव है, टर्सरी हो गया तो थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह आप कर करके सारे के सारे सार आप खुद से भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी होती है ये चीज़ें। इनके बस नाम और दर्शन बड़े होते हैं, बाकी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, आप खुद भी इनको बनाकर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। अब हमारा मेन जो कंसेप्ट है आज का वो हमारा क्या आता है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। तो ये हमारे मेन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा है सोलेनेकियोस एल्कलॉइड्स एंड एनालेजर, और दूसरा हमारे यहाँ आता है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो कई जगह पे ना आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब फैले हुए मिलेंगे। जैसे ये हमारा सिंथेटिक है तो कहीं आपको सेमी सिंथेटिक मिलेगा, कहीं आपको सिंथेटिक मिलेगा, कहीं आपको, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ 2 भाग में डिवाइड किए हैं। और ये टोटल हमारे 19 ड्रग्स है, 5 ड्रग हमारे इसके अंदर आते हैं और 14 ड्रग यानी कि 14 ड्रग्स हमारे आते हैं इस वाले के अंदर। ठीक है, तो इसके नाम्स वगैरह आप अच्छे से कर लेना। बाकी मैं ट्राई करूँगा अगर आप लोगों के लिए कोई ट्रिक वगैरह लेकर आऊँ तो आपको ये याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको वो चाहिए हो तो। बाकी चलिए एक एक करके हम इन ड्रग्स को समझते हैं। बाकी मैं आपको कॉमन बता देता हूँ, बाकी आप जो है इनको खुद से भी कर सकते हैं। और इसके जो ड्रग नोट्स होंगे वो प्रॉपर सिंपल वे में मैं आपको कल सुबह मतलब वेबसाइट पे डाल दूंगा। अब आप वीडियो को अगर बाद में देखते हैं, एक आध दिन बाद देखते हैं, तो आप इसको बस जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इसके नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को हम समझ लेते हैं पहले क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला हमारा यहाँ टर्म आता है सोलेनेकियोस एल्कलॉइड्स एंड एनालोजस। अगर ये थोड़ा सा अगर इसका प्रोनाउंस गलत हो तो आप लोग चेक कर लेना क्या बोलते हैं बाकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सोलेनेस का ये हमारा क्या होता है, ईस्टर होता है ट्रोपिन का। और ट्रोपिन हमारे एक ट्रोपिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है, उससे फॉर्म होता है। अब ये चलो ये तो सिंपल बात होगी। आप ऐसे समझो कि जो हमारी ये चीज़ है ना
सोलेनेकियोस, ये हमारी सियोस बोलो कुछ भी, तो ये हमारी एक फैमिली होती है। कैसी फैमिली होती है? नाइट शेड नाम की मतलब फैमिली होती है। मतलब ये समझ लो कि जैसे आपने जंगल वगैरह ये सारी चीज़ देखी होंगी, तो वहाँ पर एकदम एकांत एरिया, बिल्कुल शांत और सुनसान जगह, वहाँ पर ये वाले जो हमारे पेड़ पौधे, ये जो पौधे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? उगते हैं। मतलब पूरी ऐसी एरिया होती है, नाइट शेड वाली होती है, एकदम मतलब एकांत, एकदम शांत वाली। तो उस जगह ये वाली हमारी फैमिली बिलोंग करती है, सोलेनियोस एल्कलॉइड। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स ही होते हैं एक्चुअल में। इन्हीं प्लांट के द्वारा हमारे ये वाले जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, जो हम इस क्वालिटी के अंदर डालते हैं, ठीक है। और एल्कलॉइड्स हमारे क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स आप सिंपल जहां भी लिख के मिले ये समझ लो, ये हमारे जनरल बेस होते हैं। बेस कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि वहां पर आपको एन जरूर लगा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप कहीं भी देखेंगे, देखो एन लगा हुआ है, आगे भी ड्रग्स देखेंगे आपको एन लगा हुआ जरूर मिलेगा, क्योंकि जो एल्कलॉइड्स होते हैं ये हमारे बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं, और वो भी हमारे नाइट्रोजनस बेस वाले होते हैं। NH2 वगैरह हमारे बेस होते हैं ना, बेसिक, तो ये हमारे उन चीज़ों के होते हैं। तो अगर हम सिंपली इसको बोलें तो दीज ऑल एल्कलॉइड आर कॉल्ड एज सोलेनियस एल्कलॉइड एज दीज प्लांट बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेकियस, यानी कि ये हमारे इस वाली फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस वजह से ये वाले जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ये वाले एल्कलॉइड्स होते हैं, ये हमारे सोलेनियस एल्कलॉइड्स कहलाते हैं। अब ये जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं ये हमको मिलते कहाँ से है? तो जैसे हमारे कुछ प्लांट्स हो गए, एट्रोपा बेलाडोना हो गया, हाइस्काइमस नाइगर हो गया, धतूरा स्ट्रामियम हो गया, तो ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं। तो इन्हीं प्लांट से हमारे जो एल्कलॉइड्स हैं ये हमारे ऑब्टेंड होते हैं, इसलिए ये हमारे कहलाते हैं, ये वाले एल्कलॉइड्स कहलाते हैं, ये वाले। अब जैसे कुछ हमारे ड्रग्स के अगर नाम जाने तो हमारा एक ड्रग्स हो गया जहाँ हायोसाइमिन हो गया, एक हमारा एट्रोपिन हो गया, एक हमारा हायोसाइन हो गया, और ऐसे और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हमारे इसी फैमिली के द्वारा हमको मिलते हैं। तो इन सब के बारे में हम यहाँ आगे डिस्कस करते हैं। टोटल हमारे ये वाले 5 ड्रग्स हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन दिखाई थी, तो इसमें टोटल हमारी एक ये एक मतलब 3 हमारी इसमें सिंथेसिस भी है, एक हमारी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, एक हमारी यहाँ पर डाइसाइक्लोअमीन हाइड्रोक्लोराइड है कि हमें देखनी है सिंथेसिस, और एक हमें देखनी है यहाँ प्रोसाइक्लिडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो 3 कंपाउंड्स की हमें यहाँ पर सिंथेसिस भी देखनी है। तो चलिए हम पहला कंपाउंड यहाँ समझते हैं अपना। एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, जैसे आप अगर सोच रहे हो मैकेनिज्म क्या इसका करेंगे, तो मैकेनिज्म सभी का सेम होगा एक्चुअल में, मतलब चीज़ें अलग हैं, असर अलग करेंगे, लेकिन जो सबका काम है, अगर आपको जैसे एग्जाम में पर्टिकुलर तो आप हर एक का याद कर नहीं सकते इतने में से, तो आपको क्या करना है, मेन आपको कहीं कुछ समझना है, कोई ड्रग आता है आपको मेन लिखना है कि जो हमारे ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है। तो इसका जो मैकेनिज्म क्या होगा कि ये हमारे क्या करेगा, जो हमारे एसिटाइल कोलिन है उसको इनिबिट करेगा, और हमारा जो रिसेप्टर है निकोटिनिक और मस्करेनिक उनको जाके क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये हमारा मेन काम होगा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का, यानी कि इसका मेन काम है कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम है उसका जो रिलीज ज्यादा हो रही है, यानी कि उसका जो एक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा हो रहा है, उस एक्शन को बस ये कम करेगा। इसका मेन काम यही है। तो आप मैकेनिज्म में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब लिखोगे कैसे कि ये हमारा जो हमारा निकोटिनिक मस्करेनिक है, तो आप सिंपल लिखना कि ये हमारा रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा और उनको जाके ब्लॉक कर देगा। सिंपल सा फंडा है। तो इस तरह आप सभी का लिख सकते हैं, पर्टिकुलर आप सबका याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमारा पहला ड्रग आता है यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये लाइन स्ट्रक्चर बनाई जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में है कैसा, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का, यानी कि ये वाला जो हमारा पूरा कंपाउंड है, ये हमारा हर एक एट्रोपिन का जो भी ड्रग है मोस्टली उसी से बने हमारे एट्रोपिन से। तो एट्रोपिन के अंदर ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। तो इसी को क्या किया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले जो NH है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा के ऊपर कर दिया है। तो देखो ये वाला N यहाँ आ गया, ये CH3 यहाँ आ गया, बाकी ये वाले C हमारे क्या है, ये दोनों हमारे नीचे आ गए, ये CH2 ये SO2, और ये वाले ये CH है और ये वाला CH है। देखो 3 यहाँ से जा रहे हैं ना, यहाँ भी 1 2 3 3 जा रहे हैं। उसके बाद ये वाले और ये वाले हमारे यहाँ आ गए, और ये वाला जो CH है वो हमारा इधर आ गया, और ये वाला वो हमारा कहाँ गया, इधर आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्या है कि ऐसा ही हमारा स्ट्रक्चर है, बस इसको हम थोड़ा सा लाइन बेस में कर रहे हैं, क्योंकि लाइन वाला थोड़ा सा इजी हो जाता है, लाइन वाला आपको याद भी रहेगा। बाकी आप एक एक का CH CH2 CH2 ऐसे करके याद करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से होता है। आप 1-2 बार जब बना के देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक रेसमे मिक्सचर होता है हमारा हायोसामिन ऑब्टेन, और ये हमारा किससे मिलता है, बेलाडोना, जो मैंने अभी आपको बताया था एट्रोपा बेलाडोना, तो उसके स्टेम से, रूट से हमको मिलता है, जड़ से। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारा एट्रोपिन सल्फेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से कर लेना। ये हमारा सेंट्रल और पेरिफेरल एक्शन दोनों तरह में एक्शन देता है, यानी कि जो हमारा CNS सिस्टम है और PNS दोनों में जाके अपना एक्शन देता है। इसका एक एक्शन और है कि ये क्या करता है, पहले तो स्टिमुलेट कर देगा किसी चीज़ को, लेकिन बाद में उस चीज़ को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। यानी कि CNS में जाएगा, पहले CNS को थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा उसकी एक्टिविटी को, फिर क्या करेगा, वहाँ पे एक्टिविटी को डिक्रीज करने लगेगा। तो ये इसकी यहाँ पर
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजेज देखें तो जो हमारा गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम अल्सर्स हैं, यानी कि बॉडी में जब अल्सर हो जाते हैं, पेट में अल्सर हो जाते हैं, तो उन सब अल्सर में या हमारे जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो ड्यूडेनम है उसमें जो अल्सर हो जाते हैं उसको ठीक करने में ये हमारा काम आता है। बाकी जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है, जैसे स्मूथ मसल्स क्या होती है, हमारी जो GI उसके अंदर की जो हमारी पूरी लेयर है वो हमारी स्मूथ मसल्स होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है उसके ट्रीटमेंट में भी हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ है हायोसाइमन सल्फेट, तो ये भी हमारा सेम इसी तरह देखने को मिलता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा पसीना गिरा, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का सेम ही आपको स्ट्रक्चर देखने को, देखो कुछ भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पर क्या है, ये वाला C यहाँ पर एक है, यहाँ पर हमारे C के ऊपर एक H और जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेम यहाँ पर है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये भी हमारा एट्रोपिन की तरह काम करता है, बाकी इसमें क्या है, मोर पोटेंट देन एट्रोपिन। तो मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर ये और ज़्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है, ताकतवर हो जाता है एट्रोपिन से ज़्यादा। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या है, एक हमारा H और जुड़ जाता है, इस वजह से इसकी जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो ये हमारा क्या है, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनम अल्सर में ये हमारा काम आ रहा है, जो उसमें काम आ रहा है। बाकी जो हमारे पार्किंसन डिसीज होती है, पार्किंसन डिसीज क्या होती है, यानी कि हमारे जब हाथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं अपने, आपने देखा होगा, मेरे में था एक मतलब हमारे स्टूडेंट, तो वो उसके ऐसे हाथ करते हैं, तो वो हमारी ये प्रॉब्लम होती है पार्किंसन डिसीज, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बाकी ये हमारा क्या है, मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस क्या होती है, जैसे कोई लोग होते हैं ना, आप देखे होंगे जो बस में चलते हैं तो उनका एकदम घबराहट होने लगती है, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, पलटियाँ आती हैं, तो ये हमारी मोशन सिकनेस बीमारी होती है, यानी कि जब वो मूवमेंट में होते हैं, जब वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनका जो बॉडी है वो थोड़ी बीमार हो जाती है, सिकनेस फील करती है, तो उसमें भी ये वाले सारे हमारे ड्रग जो है काम आते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाकी हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरा हमारे यहाँ पर आता है स्कोपोलामीन हाइड्रोब्रोमाइड, तो इसको हम हायोसाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह का देखने को, और इसको लाइन स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो कुछ इस तरह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी बात करें तो ये हमारा रैपिड होता है, ड्यूरेशन इसका थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लेकिन वैसे ये क्या होता है, हमारा रैपिड होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन के साथ H जुड़ा है ना, थोड़ा सा रैपिड होता है। और बात करें तो हमारा एट्रोपिन से ज़्यादा पोटेंट होता है हमारा, लेकिन थोड़ा सा टॉक्सिक ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जहरीला। अगर इसका लोग बहुत ही कम रेयर केस में इसका यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है एट्रोपिन से ज़्यादा। बाकी बात करें तो ये हमारा मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। बाकी सलाइवा, जैसे जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो सलाइवा तो रिलीज होगा ही होगा, तो उस कंडीशन में ये वाला जब ड्रग देते हैं, ये क्या करता है, सलाइवा को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वो जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो माउथ ऐसे ही खाली होता है, आप समझ रहे हैं ना, सलाइवा जो रिलीज होता रहता है अपने आप, उसको ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, जिससे ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चौथा हमारा यहाँ पर ड्रग आता है, यहाँ पर क्या है हमारा, होमाट्रोपाइन हाइड्रोब्रोमाइड। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है, मैंने दोनों तरह का एक दो बना के दिखा दिया, जिससे आप लोग यहाँ कंफ्यूज ना हो। बाकी बात करें तो हमारा कंपिटिटिव इनहिबिटर होता है एसिटाइलकोलिन का, और ये हमारा क्या करता है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है उस चीज़ को ये ब्लॉक करती है, यानी कि वही वाला हमारा काम है, सबका वही काम है, आप सब में मैकेनिज्म वही लिख के आएंगे तब भी कोई नहीं काटेगा। ठीक है, बाकी बात करें तो हमारा जो आईज होती है, उसकी जो पीपल्स होती है, उसको लार्ज या डायलेट करने में ये हमारे क्या करता है, हेल्प करता है। पांचवा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी हमको यहाँ पर सिंथेसिस भी देखनी है, तो ये हमारा है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है इसका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब इसकी सिंथेसिस देखते हैं तो क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि एट्रोपिन को अगर हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा क्या देता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। यानी एट्रोपिन को हम पहले से जानते हैं, हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो ये हमारा एट्रोपिन है। अब इसको हम क्या कराते हैं, CH2 पे होल ट्वाइस CHBH, यानी कि अगर हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारा ये कैसे बनेगा, BrCH, और CH के साथ हमारे क्या है, CH3 और CH3। तो इस तरह हमारे ये कंपाउंड है। अब क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट करके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमारे नाइट्रोजन पे जाके। तो देखो यहाँ से ये CH वाला इतना पूरा आप हिस्सा यहाँ उठा लो, और ये पूरा का पूरा आप क्या करो, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ रख दो। देखो पूरा का पूरा यहाँ रख दे नाइट्रोजन के ऊपर, और अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और जो बचा हुआ Br है वो हमारे यहाँ पर अलग से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंपाउंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो देख रहे हो, ज़्यादा याद नहीं करना आपको, बस अगर एट्रोपिन का याद है तो आपने इसकी सिंथेसिस, यानी कि आपने सिंपल आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जोड़ा, और यहाँ पर आपने जो है इसका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड भी बना लिया। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये हमारा क्या है, एक हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हो गया, यानी 4, तो ये हमारा ज़्यादा का ज़्यादा पोटेंट तो होगा, क्योंकि भाई 4 है तो ज़्यादा ताकतवर होता है। और ये क्या करता है, हमारा मस्कैरेनिक, स्पेशल जो हमारा मस्कैरेनिक है उस पर जाके हमारा ब्लॉक कर जाएगा। बाकी ये हमारा नॉन सिलेक्टिव मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो मस्कैरेनिक के और भी हमारे टाइप्स थे ना, तो सभी पे जाके ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब बात करते हैं यूजेस की, तो हमारा अस्थमा में ये ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। बाकी एक हमारी डिजीज होती है COPD, आपने इसको स्टडी भी किया होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी
पल्मोनरी डिसीज, तो इसके ट्रीटमेंट में भी ये हमारी काम आती है। ठीक है, तो ये हमारे जनरल यहाँ पर 5 ड्रग्स हो गए पहले वाले कैरियर के। अब हम दूसरा समझते हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। तो बात करें जो हम पहले अपने पढ़ रहे थे सोलेनस केस एल्कलॉइड्स, ये थोड़े से डेंजर होते हैं और ये थोड़े से टॉक्सिक भी होते हैं, इसलिए इनके क्या होते हैं, हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि अब थोड़ा सा और भाई डेवलपमेंट किया गया, मॉडिफिकेशन, क्योंकि सार का काम ही यही है, तो और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके क्या गया कि कुछ हमारे कोलिनर्जिक जो ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, यानी कि जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, ये हमारे को सिंथेटिक तरीके से बनाए गए। यानी कि जो हमारा एट्रोपिन था, मेन हमारा क्या था, एट्रोपिन था, इस एट्रोपिन का यूज कर करके क्या किया गया कि और बहुत ज़्यादा ड्रग्स बनाए गए, और वो ड्रग्स हमारे क्या हो गए फिर सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, तो वो हमारे इसकी तरह काम करने लग गए। अब ये ड्रग्स जो है अपना अच्छा काम करते हैं, क्योंकि भाई इसमें थोड़ी सी साइड इफेक्ट कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनको हमने सिंथेसाइज किया है, देख करके बनाया है कि कैसे इसका यूज़ करना है, क्या करना है। तो ये हमारे कुछ इस तरह के ड्रग्स होते हैं। अब इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी यहाँ पर जो भी हमारे आने वाले ड्रग्स हैं वो अभी बता दूँ। तो पहला हमारा इसका ड्रग क्या है, ट्रोपिसेमाइड। तो जो ट्रोपिसेमाइड है इसका आपको डायग्राम यहाँ देखने को मिल रहा होगा। बाकी बात करें तो ये हमारा क्या है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है हमारा एसिटाइल कोलिन के लिए, यानी कि एसिटाइल कोलिन की जगह जाके ये खुद बाइंड हो जाता है और उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। बाकी बात करें तो हमारा किस में काम आता है, प्यूपिल की डायलेशन में, यानी कि भाई हमारा बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी जब हम करते हैं तो आंखों की थोड़ा प्यूपिल को थोड़ा सा लार्ज रखता है, जिससे ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर इसका डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा। बाकी बात करें तो ये भी हमारा वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बाकी ये हमारा और ज़्यादा क्विकली, यानी कि एक्ट मोर क्विकली देन एट्रोपिन, यानी कि एट्रोपिन से ज़्यादा ही हमारा क्विकली असर करता है। बाकी यूजेस की बात करें तो ये हमारा क्या है, आई ड्रॉप फॉर माइड्रासिस, यानी कि वही माइड्रासिस हमारी क्या होती है, जब आंखों की पिपिल को थोड़ा सा हम डायलेट करने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ ड्रग है क्लिनिडियम ब्रोमाइड। तो इसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। डायग्राम आपको थोड़ी बहुत डिफर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई जगह लोग इसको घुमा के इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो आप कंफ्यूज आओगे। कंफ्यूज नहीं है, आप कोई भी एक याद कर लो अच्छे से। ठीक है, बाकी बात करें तो ये हमारा क्या है, बाइंड विद मस्करेनिक रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल्स एंड सेक्रेटरी ग्लैंड एंड इनहिबिट रिसेप्टर, यानी कि इसका काम क्या है कि जो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रहा है, लेकिन कौन सी जगह, हमारे जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पर, और जो हमारे निकालने जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर जाके और रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। बाकी काम इसका देखें तो हमारे क्या कर रहा है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, बाइलरी ट्रैक्ट सिक्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, और जो हमारे इरिटेबल बोवल्स है इन सबको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे थे। बाकी जो हमारे यहाँ पर और भी बहुत सारे बचे हुए ड्रग्स हैं, तो ये सारे ड्रग्स हमारे सेम ही होंगे। आपको करना क्या होगा, मैं जो ड्रग्स मतलब इसी तरह के मैं आपको नोट्स बाकी के बना के कल मतलब वेबसाइट पे डाल दूंगा। उसमें आपको मैकेनिज्म एक्शन देखना है, कहाँ पे कैसे बाइंड करेगा, यूजेस देखने हैं और स्ट्रक्चर देखना है। 3 चीज़ें देखनी है, बाकी सारा कुछ सेम है और इसी के बेस पे आप सारा कुछ मतलब अच्छे से सारा कुछ आप कर लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो एंड के हैं वो सारे आपको मिल ही जाएंगे नोट्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम जो हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बस अब आपकी बारी है, आपको मेहनत अच्छे से करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा अभी रह गया है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी आप अपना एफर्ट डालिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। नोट्स वगैरह वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।